चलिए, हर्ट्ज के बाद आ गया 1132। 1132 में क्या लिखा है अब वो भी हम लिखते हैं। ग्यारह तीन दो हॉलवॉक्स तथा लिनार्ड के प्रेक्षण। यहाँ पे नाम आया हॉलवॉक्स तथा लिनार्ड के प्रेक्षण। क्या प्रेक्षण है? विलियम हॉलवॉक्स तथा फिलिप लिनार्ड ने 1886 से 1902 के बीच, यानी ये जो समय है ये है 1886 से 1902 के बीच, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना पर अन्वेषण किए, यानी अन्वेषण किए, प्रयोग किए, खोज की, जानकारी ली, अन्वेषण किए। दो इलेक्ट्रोडों धातु पट्टिकाओं वाली किसी निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जित पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरण को आपतित करने पर लिनार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है, यानी पराबैंगनी प्रकाश में परिपथ में धारा प्रवाह होता है। ठीक, परिपथ में धारा बहती है। जैसा ही पराबैंगनी विकिरणों को रोका गया वैसे ही धारा प्रवाह रुक गया। जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों को बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, तो धारा जीरो हो गई। ये बात हम कर चुके हैं। इन परीक्षणों से ज्ञात होता है कि पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जक पट्टिका सी पर आपतित होते हैं। उत्सर्जक पट्टिका सी ये रहे, जो भी है धातु मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका की ओर आकर्षित हो जाते हैं, दूसरी पट्टी की तरफ आकर्षित। इसको कह रहा है सी, इसको कह रहा है ए। अगर चित्र बना के देखें, कोई चित्र बना दिया, मान लो एक सी बना रखी है पट्टी और एक पट्टी ए बना रखी। इसको पट्टी को सी कह रहा है और इस पट्टी को ए कह रहा है। ए लो भाई, ठीक। अब इस पट्टी को धनात्मक बना देंगे तो आकर्षित हो जाएंगे, ठीक। और अगर कुछ भी नहीं बनाएंगे तो चलेंगे, अपना धारा बहेगी, सीधी सी बात है, वो हम बात कर चुके हैं। उत्सर्जक के पृष्ठ के प्रकाश पड़ने पर बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हॉलवॉक्स तथा लिनार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया। यानी वही बातें हैं, विभव लगाया, धारा बढ़ाई घटाई, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। हॉलवॉक्स ने 1988 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका को एक विद्युतदर्शी से जोड़ दिया, जिसने प्रेक्षित किया कि जब पट्टिका पर पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो उसे अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त अब एक अनावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया तो वह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से पुनः किरणित होने पर इस पट्टिका पर धनावेश और अधिक हो गया। इन परीक्षणों से पता लगता है कि जो ऋणावेशित कण है वह प्रकाशित पट्टिका से, प्रकाश द्वारा उस पट्टिका से निकलते हैं। यानी अगर प्रकाश पड़ा और ये पट्टी मान लो किसी धातु की है, जिंक की है, तो ये धनावेशित हो गई। ये बात स्पष्ट है कि जब मान लीजिए इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये पट्टी जो है धन आवेशित होगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चलेंगे, और अधिक प्रकाश डालेंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक। अठारह 1997 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन कारक आपतित प्रकाश है। 1897 में ये बात फाइनल हो गई, इसका बिल्कुल निचोड़ आ गया कि साहब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये प्रकाश की वजह से निकलते हैं, प्रकाश ऊर्जा इनको मिलती है और ये भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक। ऋणावेश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा संग्राहक पट्टिका की ओर धकेल दिए जाते हैं। हॉलवॉक्स तथा लिनार्ड द्वारा यह भी प्रेक्षित किया गया कि जब उत्सर्जक पट्टिका पर एक न्यूनतम मान कम आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश पड़ती है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। यानी अगर ये प्रकाश कमज़ोर किस्म का हो, ये पराबैंगनी प्रकाश जो है कमज़ोर किस्म का हो, इसकी आवृत्ति कम कर दें तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। और वह हमने बात करी थी
कार्य फलन के बारे में। कार्य फलन क्या है? कार्य फलन वह ऊर्जा है, वह कम से कम ऊर्जा है, ठीक, जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर हम उससे भी कम ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा भाई, सीधी बात है। ये बात हम पहले ही अपनी कर चुके हैं। इस आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति, यानी कम से कम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। यानी यहाँ पर जो कम से कम आवृत्ति है, यानी कार्य फलन में कार्य फलन धातु के कार्य फलन में आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक। यानी वो प्रकाश जो पराबैंगनी प्रकाश है, वहाँ पर प्रकाश दें और इलेक्ट्रॉन जो है निकले, चले ना, उसमें ऊर्जा ना हो, बस निकल जाए, कम से कम ऊर्जा दे दें, तो वह आवृत्ति क्या होती है उस प्रकाश की? पराबैंगनी प्रकाश की या प्रकाश की, जो भी कहें, वह होती है देहली आवृत्ति, ठीक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या कह रहे हैं? थ्रेशोल्ड को इसे कह रहे हैं देहली आवृत्ति, ठीक। देहली आवृत्ति, देहली बोलते हैं घर के बाहर, देहली जो होते हैं देहली बोलते हैं घर के बाहर। घर के बाहर दरवाज़ा है और घर का दरवाज़ा एक, उस दरवाजे के बाहर घर ख़त्म, गड़ी हो गई, और दरवाजे के अंदर घर है, तो देहली, दहलीज जिसे बोलते हैं, इसी के से नाम लिखा है देहली आवृत्ति, कि भाई जो है यहाँ पर पृष्ठ में जो देहली है उसे इलेक्ट्रॉन परेले पार निकल जाए, घर की देहली को पार कर ले, तो इसलिए नाम दिया है देहली आवृत्ति, ठीक। ध्यान रहे, ये कोई दिल्ली आवृत्ति नहीं है। दिल्ली आवृत्ति बोल रहे हैं लोग, दिल्ली वाली आवृत्ति। देहली का मतलब देहली है, घर की देहली, ठीक। यह पाया गया कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसी धातुओं में यह प्रभाव केवल कम तरंग दैर्ध्य प्रकाश के लिए होता है, तथापि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वो सबका अपना अपना है, ठीक। जब इन प्रकाश संवेदी पदार्थों को प्रकाश से प्रतीत किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल के चलते हैं इन्हें क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और हिंदी में क्या लिखा है? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन इनका नाम हो गया, ठीक। यानी पूरी प्रक्रिया हमारी समझ में आ चुकी है। जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने देख ली हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रकाश गिरेगा, कम से कम ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे कार्य फलन कहेंगे। उसमें जो आवृत्ति होगी प्रकाश में उसे देहली आवृत्ति कहेंगे। विभव लगाकर इन इलेक्ट्रॉनों को तेज भगाया जा सकता है, उल्टी दिशा में विभव लगाकर इन इलेक्ट्रॉनों को रोका जा सकता है, ठीक। ये सारी बातें हमने रखी और हमने ये बताया कि यहाँ पर उत्पन्न धारा माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत ही कम धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रकाश धारा कहते हैं या फोटो करंट कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक। बात यहाँ तक पूरी हुई और ये सारी की सारी कहानी 1887 में जाके 1897 में जाके ये सारी की सारी कहानी 1897 में जाके पूरी तरह फाइनल हो चुकी है, ठीक। ये मामला ओके हो गया बिल्कुल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये बात आ गई। प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है, ये बात आ गई। अब इसका समीकरण लेकर आएंगे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इसका समीकरण देंगे। आइंस्टाइन समीकरण से इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं निकालेंगे और फिर इस पर वो एक अपनी खोज करेंगे, फिर उन्हें एक नोबेल प्राइज मिलेगा, ठीक। चलिए अब आया प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। प्रायोगिक अध्ययन भी पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है प्रायोगिक अध्ययन में। अब आ गया 11/4, अगला पॉइंट आ गया।
प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन ठीक, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अंग्रेजी में लिखूंगा पक्का, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लो। ठीक, क्या क्या आया, जो जो बातें आई देखो है तो वही, फिर से वही बातें दोहरानी है और चीज़ों को एक बार समझ लेना है। पढ़ लेते फटाफट। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के लिए उपयोग में लाई गई व्यवस्था को दर्शाया गया है। ये रही वो व्यवस्था। एक निर्वातित कांच की क्वार्ट नली है जिसमें प्रकाश संवेदी पट्टिका सी है। ये रही प्रकाश संवेदी पट्टिका सी। धातु की पट्टिका दूसरी धातु की पट्टिका है। ये भी धातु मान सकते हैं या कार्बन मान सकते हैं, ये भी धातु मान ले, चलो लो धातु मान लिया इसको भी। ठीक, मैंने कार्बन इलेक्ट्रॉन लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन इलेक्ट्रॉन भी है उस पर भी, वो भी पकड़ लेगा, धातु भी पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्रोत ऐसे प्रकाश गवाक्स विंडो W को पार होता है, यहाँ से प्रकाश आता है। ठीक, और संवेदी प्रकाश पट्टिका उत्सर्जक पर पड़ता है। पारदर्शी क्वार्ट गवाक्स कांच के निरीत पर मुद्रित पराबैंगनी विकिरण पार हो जाता है और प्रकाश संवेदी पट्टिका को केंद्रित करता है। पट्टिका से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो एक की तरफ चलते हैं और उस पर एकत्रित होते हैं और इनके बीच विभवांतर लगा रखा है जिससे इस धारा का मान दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर द्वारा बदल ले जा सकते हैं। इस प्रकार उत्सर्जक पट्टिका की तुलना में वही सब कुछ एज इट इज़ हो रहा है, यानी यहाँ पर विभव लगा के इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभव लगाने की व्यवस्था किस प्रकार है वो मैं करता हूँ, घटाना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, ऐसे इस चीज़ को मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाना चाहूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्विच लगा देता हूँ। ये है स्विच S1 और इधर एक विभव इस तरीके से लगा देता हूँ। यहाँ पर एक और स्विच लगा देता हूँ, इसे जोड़ देता हूँ। ये स्विच है S2 और यहाँ पर उल्टा विभव लगाकर एक स्विच और लगा देता हूँ। ये जो कहानी है ये बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। ऐसे ये स्विच है S3। अब जब स्विच S1 को बंद करेंगे, स्विच S1 को बंद करेंगे, इन्हें खुला रखेंगे। ठीक, तो क्या होगा, एक धारा उत्पन्न होगी माइक्रो एम्पियर वाली जो केवल इन इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी। अब स्विच S2 को बंद करेंगे, दोनों को खुला रखेंगे, तो ये विभव कैसा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये तेजी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, धारा का मान बढ़ेगा। अब S3 को बंद करेंगे, इन दोनों को S1 S2 को खोल देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, ये इस पर धनावेश बढ़ने लगेगा तो धारा शून्य हो जाएगी। कुल मिलाकर इस तरीके का मामला सामने आएगा। यहाँ पर ये हो गई धारा I, ये हो गया विभव, यहाँ पर विभव शून्य है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से धारा बढ़ाता हूँ वैसे, तो इसका मतलब है कि मैंने ये वाला S2 स्विच बंद किया हुआ है। ठीक, ये दोनों खोल रखे हैं मैंने। और अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये दोनों खोल रखे हैं, ये वाला बंद किया हुआ है मैंने। ठीक, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो बिंदु, इसको लिख दिया मैंने बिंदु M, यहाँ ले लिया मैंने बिंदु N। अब मैं इस स्विच को खोल देता हूँ, इधर को उल्टा लगाता हूँ और S1 S2 को बंद, मतलब खोल देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ऐसे उल्टा लगा दिया विभव। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का मामला आ जाता है। MN और इसे मान लेता हूँ T। ठीक, तो M से T S3 बंद है, S1 S2 खुला है। S3 बंद है,
S1 S2 खुला है और यहाँ से दिए गए विभव का मान हम उल्टी दिशा में बढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा विभव बढ़ा रहे हैं उल्टी दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल धारा जीरो हो जाएगी, विभव बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब वापस आते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी पे। M पर, बिंदु M पर S1 बंद है, S2 S3 खुला है। S1 बंद है, S2 S3 खुला है, यानी कोई विभव नहीं दे रखा है, ये दोनों खुले हैं, ये बंद है, बस अपनी एक धारा बह रही है, थोड़ी सी धारा है, ये रही। अब M से N बताओ, अब तुम खुद बता दोगे M से N क्या हो रहा है। धारा बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर विभव बढ़ा रहे हैं। S2 बंद है, S1 S3 खुला है। S2 बंद है और S1 S3 खुला है। हो गया। अब ये जो है 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में इसको ठीक से देख लें भाई। विभव बढ़ा रहे हैं यहाँ तो धारा बढ़ रही है, यहाँ बढ़ा रहे हैं तो धारा घट रही है, उल्टा हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो धारा है बस वही बह रही है। ठीक, तो ये ग्राफ आ गया देखो। ठीक, अब यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा धारा मिलेगी, थोड़ी सी ज़्यादा धारा मिलेगी प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाने पर। यहाँ से ये यूँ मिल जाएगा, दूसरा प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाने पर ऐसे मिल जाएगा, ये रहा। ठीक, ये और ये देखो इस तरीके से, ये कौन सा है जिसमें प्रकाश की ऊर्जा ज़्यादा है, इस वाले में कम है। ये आवृत्ति कैसी है प्रकाश की, ν1, और ये कैसी है, ν2, तो ν2 आवृत्ति अधिक है ν1 से। ठीक, और है उतने ही, प्रकाश की जो मात्रा है उतनी है, उसमें बस आवृत्ति बढ़ा दी तुमने, तो आवृत्ति बढ़ा दी, थोड़ी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ जाएगी तो देखो जो मुख्य करंट है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट बढ़ के तो उतनी ही मिलने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो नहीं बढ़ी, प्रकाश तो उतना ही आ रहा है। प्रकाश में ऊर्जा बढ़ गई तो उसकी आवृत्ति बढ़ा दी, आवृत्ति बढ़ाने से प्रकाश में ऊर्जा बढ़ जाएगी। प्रकाश की मात्रा नहीं बढ़ाई, आवृत्ति बढ़ाई है, तो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा मामला, आवृत्ति आ गई। ये किसकी आवृत्ति है, इस प्रकाश की। इस प्रकाश की आवृत्ति क्या है, इसकी आवृत्ति है न्यू आवृत्ति वाला पराबैंगनी प्रकाश। अब और थोड़ी बढ़ा देंगे आवृत्ति, थोड़ा और हो जाएगा, थोड़ा और आ जाएगा। ये लो, ये क्या है, कहता जी ये ν3 वाला है, तो फिर क्या हो गया, लो इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई, ये ν3 वाला हो गया जी, लो। ठीक, सिंपल। अब कहते जी यहाँ प्रकाश की मात्रा बढ़ाएं, अगर यहाँ प्रकाश की मात्रा बढ़ा दें, ठीक, प्रकाशिक जितना स्रोत, एक स्रोत था मान लो पहले, अब 2 कर दें, डबल कर दें। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई तो देख लिया, अगर यहाँ प्रकाश की मात्रा भी बढ़ा दें तो प्रकाश की मात्रा बढ़ाने पर क्या होगा, ये ग्राफ जो है सारे ऊपर को खिसक जाएंगे, यानी अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या या करंट ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यही चीज़ जो है यहाँ से प्रकाश की मात्रा बढ़ाने पर यहाँ पहुँचेगी, ये रही, ये रही, और ये रहा, देखो ऐसे, ये रहा। ये ऐसे आ जाएगा मामला। देखो ये क्यों हुआ, ये प्रकाश की मात्रा बढ़ाई, तो ये प्रकाश की मात्रा बढ़ी और यहाँ प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी। ठीक, यहाँ से लेके इनमें, और इसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ी। ठीक, तो मात्रा बढ़ेगी तो ज़्यादा ज़्यादा धारा मिलनी शुरू हो जाएगी, और अगर आवृत्ति बढ़ेगी
तो जो मेन धारा है, जो संतृप्त धारा है, अधिकतम धारा, वो उतनी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा मुश्किल से रोकेंगे इलेक्ट्रॉन, शुरू में मिलने वाली धारा बढ़ेगी। तो कुल मिला के दोनों बातें स्पष्ट हो गई। अगर मात्रा बढ़ती है यहाँ से प्रकाश की, तो ये ग्राफ ऊपर को खिसकते हैं, और अगर आवृत्ति बढ़ती है तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह अगर आप यहाँ पे ऊपर को खिसकते हैं, शुरू में थोड़ी करंट बढ़ती है और यहाँ से पीछे हटते हैं, क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा है तो रोकना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को, तो ये ग्राफ पीछे को खिसकते हैं। यहाँ पर जो दिखाए गए हैं ये हैं वो विभव जब इलेक्ट्रॉन को रोक लेते हैं, यानी यहाँ पर जो लगाया गया विभव है ये जो इलेक्ट्रॉन को रोकता है, इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाला, इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला विभव। मंदक विभव या निम्नतम ऋण विभव, ठीक। अंतक, कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव, क्या नाम है इसका? इसका नाम पकड़ रहे हैं, ये है निरोधी विभव। निरोधी विभव में धा जो है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। देखा, याद आ गया ना मुझे। हाँ, ये कौन सा विभव है जो इलेक्ट्रॉन को रोकता है? निरोधी विभव। अब बताओ निरोधी विभव क्या होता है? निरोधी विभव वह विभव है जो इलेक्ट्रॉन को रोक लेता है प्लेट के पास, जिस प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के चलता है, वो विभव लगा दें कि वो चले ना, उसकी गतिज ऊर्जा को ख़त्म कर दे, वो विभव वही होता है निरोधी विभव। चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक ले, वो निरोधी विभव हो गया, ठीक। तो कुल मिला के अगर हम प्रकाश की मात्रा बढ़ाते हैं, ठीक, तीव्रता बढ़ाते हैं, जिसका मतलब होता है प्रकाश की मात्रा बढ़ी, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ी। मात्रा का मतलब ऊर्जा बढ़ी तो तीव्रता बढ़ी, ये रहा। और यहाँ प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी। तो यानी एक ग्राफ तीव्रता का अलग से बन सकता है, एक ग्राफ मात्रा का अलग से बन सकता है। अब देखो कैसे, दोनों ग्राफ अलग अलग बना के बताऊंगा अब आपको, ठीक। पराबैंगनी प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, ठीक, और पराबैंगनी प्रकाश, या कोई भी प्रकाश ले सकते हो, पराबैंगनी प्रकाश मैं लिख रहा हूँ, प्रकाश की कुछ भी कह दो आप, कोई भी प्रकाश हो यहाँ पे, बस इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, ठीक। सामान्यतः ये प्रयोग पराबैंगनी पर होता है, तो पराबैंगनी लिख रखा है कि आवृत्ति बढ़ाने पर। अब देखो, ये हो गया विभव और ये हो गई धारा, ठीक। ये देखो ये हो रहा है, ये है निर्गत विभव, निरोधी विभव, ठीक। ये है आवृत्ति, ये आवृत्ति पहली है ν1, ये दूसरी आवृत्ति है ν2 और तीसरी है ν3। तो आवृत्ति बढ़ रही है, ν3 बड़ा है ν2 से बड़ा है ν1। तो ये निर्गत विभव V3, ये V2 और ये V1। तो V3 निरोधी विभव है ना, निर्गत विभव बोल दिया, V2 और V1, ठीक। ज़्यादा ज़्यादा विभव चाहिएगा ये। और ये है संतृप्त धारा,
यानी अधिकतम जो धारा है वो इतनी प्राप्त होती है। शुरुआती धारा बढ़ रही है देखो थोड़ी थोड़ी, और इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा आवृत्ति में ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि भाई रोकना मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा आवृत्ति का देंगे तो। लेकिन संतृप्त धारा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में उतनी ही बन जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई है, प्रकाश की मात्रा नहीं बढ़ाई, उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई। अब दूसरा, ये इस तरह का है, देखो ये प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई है, ऊपर को तीव्रता बढ़ी तो ज़्यादा धारा प्राप्त होगी। प्रकाश की तीव्रता मतलब यहाँ से गिरने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ाई तो ज़्यादा धारा बनती चल जाएगी। लेकिन आवृत्ति वही है, आवृत्ति नहीं बढ़ाई तो जो निरोधी विभव है वो वही रहेगा, उसको V या V0 कह सकते हैं। ये रहा, निरोधी विभव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फोटोन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है, फोटोन मतलब देखेंगे, फोटोन गिरते हैं, प्रकाशिक ऊर्जा को फोटोन से परिभाषित करेंगे। अभी तक मैंने उसकी बात नहीं की, क्योंकि आइंस्टीन का प्रयोग होगा इस पे, इसको गणितीय रूप देंगे तब उसे फोटोन कह देंगे, प्रकाश को फिर फोटोन कह देंगे। उससे पहले फोटोन परिभाषित कर लेंगे, वो चीज़ हो जाएगी। अभी उसको ऊर्जा कह रहे हैं बस, और इसके हिसाब से चला रहे हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के तीव्रता बढ़ी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो ज़्यादा धारा बनने लगी। दोनों ग्राफ अलग अलग से देखिए। ये आवृत्ति, इसमें कुछ नहीं, यहाँ भी आवृत्ति, मतलब आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ आवृत्ति सब जगह समान है, समान आवृत्ति पर है, तीव्रता बढ़ी है, धारा बढ़ी है। यहाँ तीव्रता नहीं बढ़ी, तीव्रता वही है, तीव्रता अचर है, लेकिन आवृत्ति बढ़ी है। तो पीछे की तरफ जो है निरोधी विभव बढ़ गए हैं, यहाँ निरोधी विभव वही है, तीव्रता बढ़ी है, आवृत्ति वही है, धारा बढ़ गई है। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ से ये सब हो रहा है और यहाँ यह धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो इन ग्राफों को समझना भी है और याद भी करना है अच्छे से। ठीक, और ये समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि लंबी प्रक्रिया चली है, अच्छी सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाता चल रहा हूँ मैं, तो समझ में आएगा ग्राफ बने कैसे हैं। ठीक, तो ये बात हमारी पूरी हो गई। 11.4.2 और 11.4.3 दोनों टॉपिक हमारे डन हो गए हैं। आवर्ती का प्रभाव और तीव्रता का प्रभाव ओके हो गया है दोनों ग्राफ में, दोनों हमने बता दिए हैं। ठीक, अब हमें करना है कि भाई जो निरोधी विभव है वो ऊर्जा को कैसे ख़त्म करता है, ये बात है, हमें ये परिभाषित कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसमें जो दिए गए आंकड़े हैं वो क्या है, वो इनकी जानकारी है, वो सब बताएंगे। और चलिए छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं आधे घंटे के, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और बिल्कुल यहीं से जोड़ेंगे और कुछ गणितीय रूप देंगे, इस चीज़ को गणितीय रूप में लिखेंगे, निरोधी विभव को परिभाषित करेंगे, प्रकाश की ऊर्जा को परिभाषित करेंगे और उस चीज़ का आपसे फिर बताएंगे। ठीक है।